आज हम क्लास 12 जीव विज्ञान वंशागति एवं विभिन्नताएं में व्युत्क्रम संक्रमण और द्विसंकरण के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आपने एक संकरण के बारे में आपने पढ़ा है और इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है द्विसंकर के बारे में मेंडल के नियम का जो दूसरा स्टेप है द्विसंकर, व्युत्क्रमण, संक्रमण, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। तो हम देखते हैं कि व्युत्क्रम संकरण क्या है। व्युत्क्रम संकरण में जो मेंडल साहब ने प्रयोग किए, उस प्रयोग में जो प्रयोग एक किए और उसको ठीक उसका उल्टा प्रयोग कर दिए, उसी को व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। जैसे यहाँ देख लें, पहले मेंडल ने बौने पौधे को मादा यानी स्त्री, मादा यानी स्त्री तथा लंबे पौधे को नर पुरुष के रूप में प्रयोग किए, यानी इसको स्त्रीलिंग कह लेंगे, इसको पुल्लिंग पुरुष कह लेंगे, पुल्लिंग भी कह सकते हैं, के रूप में प्रयोग किए। इसमें बौने पौधे के वर्तिकाग्र पर, यानी जो बौना पौधा का पुष्प लेता है, तो उस दिन भी मैं बताया था, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इसका वर्तिकाग्र होता है, यहाँ अंडक होता है। तो इसके वर्तिकाग्र पर इन्होंने क्या किए कि वर्तिकाग्र पर लंबे पुष्प के परागकण द्वारा परागण कराए। यानी जो छोटा था बौना को, जो है बौना को मादा के रूप में यानी स्त्री के रूप में लिए, तो उसके वर्तिकाग्र पर उन्होंने लंबे पुष्प के परागकण को उसके वर्तिकाग्र पर डाल करके और उसको जो है परागण की क्रिया को किए। और व्युत्क्रम संक्रमण में ठीक इसका उल्टा उन्होंने किया। अब उल्टा में क्या किए कि लंबे पौधे को मादा के रूप में और बौने पौधों को नर के रूप में प्रयोग किए। यानी अब क्या किए कि लंबे पौधे के वर्तिकाग्र पर बौने पौधे के परागकण को उन्होंने परागण कराया। यहाँ देखेंगे, जब भी आप कोई पुष्प ले लेंगे, खासतौर से गुड़हल का पुष्प लेंगे, कई बार आप लोगों को मैं क्लास में भी बता चुका हूँ, 10th में भी बता चुका हूँ कि उसको आप देखेंगे तो उसमें से किस तरह से बाहर निकला रहता है। यहाँ पर जो है एक गोल सा रहता है, ये नली होती है और यहीं पर जो है परागकण आता है इसके वर्तिकाग्र में, और इस वर्तिकाग्र से परागकण होते 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 इसके अंडक में आता है और यहाँ पर जो बीजांड होता है यहीं पर उसका जो है निषेचन की क्रिया होती है। तो ये इन्होंने व्युत्क्रम में यही क्रिया की है। फिर से ध्यान दे लेंगे कि बौने पौधे को एक बार मादा के रूप में और लंबे पौधे को नर के रूप में, और उसी का उल्टा जब उन्होंने किया तो लंबे पौधे को मादा के रूप में और बौने पौधे को नर के रूप में वो प्रयोग किए। तो दोनों को उन्होंने जब प्रयोग किया, यानी दोनों को परागण कराए, निषेचन हुआ, निषेचन के बाद उनका जो भी नया संकरण आया, यानी जो पीढ़ी बन करके आई, इससे जब ये निषेचन होगा तो इसका बीज बनेगा, फिर यह पौधा बनेगा। तो ये जो भी इन्होंने देखा तो लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि दोनों प्रकार के संकरणों में, यानी पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी, F1 पीढ़ी यानी पहली पीढ़ी, F2 पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, F3 पीढ़ी तीसरी पीढ़ी के पौधों की लंबाई समान थी, यानी कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी 3 पीढ़ी तक इस तरह के जो क्रॉस कराए, उन्होंने संकरण कराए, तो देखा कि अगर हम चाहे बौने पौधे को मादा के रूप में प्रयोग कर लें या बौने पौधे को नर के रूप में प्रयोग कर लें, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव, जनरेशन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ये रहा इसका व्युत्क्रम संकरण, व्युत्क्रम संकरण था। अब देखते हैं
द्विसंकर। अब द्विसंकर क्या है? एक संकर के बारे में आप पिछली वीडियो में देखे हैं, तो उसमें एक चीज़ और ध्यान दे देंगे, बस जानकारी के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको 10th में पता होगा कि लंबे पौधे के लिए उन्होंने कैपिटल टी का प्रयोग किया था और स्मॉल पौधे के लिए यानी बौने पौधों के लिए स्मॉल टी का प्रयोग किया था। यानी लंबे पौधे के लिए ये जो बौना पौधा है इसको स्मॉल टी लिखते हैं और इसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो वहाँ पर भी अगर देखेंगे, जैसे अगर हम लिख दें ये टी है और ये स्मॉल टी है, तो इससे आपको ज्ञात हो जाना चाहिए कि ये जो टी है यह लंबे पौधे का द्योतक है और ये जो टी है वो बौने पौधे का द्योतक है, यानी बौने पौधे को प्रदर्शित करता है। तो ये जानकारी के लिए आपको बता देते हैं, बस कि आपको याद रखना है। उसी तरह से इसमें भी आपको देख रहे हैं आगे, इसमें आपको मिलेगा वाई मिलेगा, आर मिलेगा, स्मॉल आर मिलेगा। तो ये आपको जानकारी रहनी चाहिए। जैसे यहाँ P1 पीढ़ी लिखा हुआ है, तो P1 पीढ़ी क्या है? जनक पीढ़ी है। P1 लिखा हुआ है तो ये जनक पीढ़ी है। ये सब कॉमन सेंस है, आपको एकदम याद होना चाहिए। अगर F1 लिखा है, F3 लिखा है, तो ये F3 है तो क्या है? तीसरी पीढ़ी है। इसको एकदम कंफर्म आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं द्विसंकर को, आप नोट कर लेंगे इसको। मेंडल ने एक ही साथ दो जोड़ी विपयार्सी लक्षणों के संयोजन एवं पारगमन पर ध्यान केंद्रित किया। यानी दो जोड़ी विपरीत लक्षण, यानी दो जोड़ी का मतलब 4, दो जोड़े का मतलब होता है 4, एक जोड़ा 2 और दो जोड़ी का 4, यानी ये दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले लक्षण और संयोजन एवं पारगमन पर ध्यान केंद्रित किए। मेंडल ने देखे कि गोल, पीले, झुर्रीदार, हरे बीज। अब ध्यान देंगे आप अपने घर में भी मटर का बीज ले सकते हैं, तो उसमें देख सकते हैं कि एक गोल हो गया मटर का, जो देसी मटर में बार बार कहा, एक गोल हो गया, तो ये गोल हो गया पूर्ण रूप से विकसित होगा। उसका एक का रंग जो होता है, दूसरा उन्होंने लिया पीला था, तीसरा जो देखेंगे झुर्रीदार होता है। झुर्रीदार का मतलब वो होता है जो अनमिच्योर्ड रूप में बीज बाहर आ जाता है तो वो पिचिक जाता है। झुर्रीदार का मतलब जो पिचिक जाता है, जिसमें शाइनिंग, मतलब वो बीज का ऊपर का जो खोल होता है वो जगह जगह दब जाता है, उस तरह के झुर्रीदार बोलते हैं। और चौथा उन्होंने लिया जो मटर का बीज देखेंगे असमय रूप से, यानी समय से पहले ही अगर वो बीज को पौधे से निकाल दिया जाए तो वो हरा का हरा रह जाता है। तो ये चारों प्रकार के बीज आप अपने घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं, देख सकते हैं। कम से कम जानकारी के लिए आप अपने घर पर भी उसको देख सकते हैं। चूँकि विज्ञान की परिभाषा ही होती है कि प्रत्येक क्षण आदमी जो जागरूक रहता है, प्रत्येक क्षण सोचता रहता है, ये बार बार मैं आप लोगों को बताता हूँ, तब वही जा कर के विज्ञान के बारे में अच्छे से जान सकता है। क्योंकि विज्ञान बिना कारण का कुछ हो नहीं सकता, बिना कारण का कुछ विज्ञान कर नहीं सकता। तो इसलिए आप इसको देख करके अपने नेचुरली प्रैक्टिकली आप देख लें। घर पर आपके अगर बीज ले सकते हैं, आप दुकान से बीज ले सकते हैं, इस तरह के मटर का गोल ले सकते हैं, एकदम प्योर गोल होगा, उसमें पीला रंग का होगा, फिर जो झुर्रीदार होगा, हरा होगा। 4 को इन्होंने लिया, 2 जोड़ी का मतलब ये 4 हो गए। और ये जनक यानी P1 यानी जनक पीढ़ी, जब संकरण के लिए जब संकरण कराए इनके बीच में, तो अब परिणाम क्या आता है? परिणाम वो देखते हैं संकरण कराने के बाद, यानी उन्होंने इस बीज को अंकुरित किए। संकरण कराने का मतलब इन चारों बीजों को अलग जगह पर अंकुरित किए। आप घर पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जब इनको अंकुरित किए, जैसे आप पानी में डालेंगे, तो जनरली रूप से यह भाषा आप समझ सकते हैं कि जो मिच्योर होगा वो सबसे पहले उसका चोल जो है फट जाएगा, जो ऊपर उसका चोल होता है। तो निश्चित तौर से जो गोल था, पीला था,
ये पूर्ण मिच्योर था, यानी परिपक्व था, और झुर्रीदार और हरा जो होता है उनके अंदर कुछ न कुछ अभी तत्वों की कमी रह जाती है। जबकि आपको पता है 10 में पढ़े होंगे, 9-10 में, कि बीज के अंदर एक ऐसा डेवलप होता है, एक ऐसा तत्व रहता है, सारे के सारे तत्व वो अपने आप में सुसुप्त अवस्था में रखा रहता है कि जैसे ही वातावरण उसको मिलता है, क्लाइमेट मिलता है, वो बीज अंकुरित होकर के बाहर आ जाता है। तो ये आपको जानने की चीज़ है कि जो भी बीज बन जाता है किसी भी चीज़ का बीज, जैसे मटर का बीज, चने का बीज, अरहर का बीज, इसको आप घर पर देख सकते हैं कि अगर उसको जब तक आप ड्राई स्थान पर, सूखे स्थान पर रखे रहेंगे तब तक वो अंकुरित नहीं होगा। लेकिन ये जान लें कि उसके अंदर अपने जैसा पौधा जन्म देने की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित उसमें पड़ी रहती है। उसी को कहते हैं कि वो सुसुप्त अवस्था में, यानी सूखी अवस्था में पड़ी रहती है। और जैसे ही वातावरण उसको मिलता है, आप मिट्टी में डाल देते हैं या नमी में उसको डाल देते हैं, चने को भिगा देंगे, 2 दिन के बाद वो अंकुरित हो जाएगा, तो उसके जैसा पौधा उसमें बनने की क्षमता होती है। तो इन्होंने जो है इन पौधों को जब संकरण कराए, अंकुरित कराए, बड़ा हुआ, उन दोनों चारों पौधों के अंदर उन्होंने निषेचन क्रिया यानी परागण की क्रिया कराए, उसके बाद जो परिणाम निकला, परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में केवल गोल पीले बीज बनते हैं। आप देख सकते हैं, मैं पहले भी बताया कि ये ज़्यादा मैच्योर होता है। तो अब ये क्या हो गया, गोल और पीले बीज बनते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यह प्रभावी हो गया। क्या हो गया, प्रभावी हो गया। यानी जब पहली पीढ़ी इसकी जनरेशन में आई, ऐसा नहीं है कि इसका डीएनए और इसका डीएनए या इसका जीन जो है, डीएनए या जीन मान ले, पहले जीन के बारे में जान लें। जीन आप पढ़े होंगे पिछले क्लासों में, तो इसके जीन भी इसमें थे, लेकिन गोल व पीले बीज बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पहली पीढ़ी में प्रभावी हो गए, पहली पीढ़ी में प्रभावी हो गए। अब क्या वो कहते हैं कि जबकि F2 पीढ़ी में, यानी दूसरी पीढ़ी, यानी जो ये गोल और पीले जो बीज बने, इनका इन्होंने फिर से अंकुरित कराया, अंकुरित कराने के बाद उनके अंदर फिर क्रिया, वही संकरण की क्रिया कराए, तो F2 पीढ़ी में लक्षणों के 4 संयोग बनते हैं। अब देखते हैं, लक्षणों के 4 संयोग बनते हैं। अब उस समय जो उसके बीज बनते हैं, तो वो गोल पीले जिनकी संख्या 9, गोल हरे जिनकी संख्या 3, और झुर्रीदार पीले जिनकी संख्या 3, झुर्रीदार हरे जिनकी संख्या 1। फिर यहां देखते हैं गोल पीले, यहां क्या हो गया, यहां भी गोल पीले, पहले वाले में, पहली पीढ़ी में गोल पीले जो है कि प्रभावी था, यहां पर भी बने, लेकिन इनकी संख्या कितनी थी, 9 थी। और गोल हरे, यानी देखिए यहां पर ये जो गोल है, इससे हरे से ये बनता है, इसकी संख्या कितनी थी, 3 थी। अब इसको देखते हैं, झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार और पीले, इनकी संख्या जो कितनी थी, 3 थी। और झुर्रीदार अब इससे और इससे, इसकी संख्या 1 थी। तो मेंडल ने कहा कि दूसरी पीढ़ी में जो संतति पौधे होते हैं, जो दूसरी पीढ़ी में जाकर के जो डेवलप किया, उसका जो अनुपात आया 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 का, ये जो इसका अनुपात आया 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 का अनुपात में आया। और इसी अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा कि द्विसंकर अनुपात क्या है, 1 संबंधे, इसका अनुपात तो द्विसंकर में 9 संबंधे 3 संबंधे, आपका 3 संबंधे 1, और जबकि 1 संकर में क्या अनुपात है, 1 संबंधे 2 संबंधे 1। ये आपको अब कंफर्म हो गया। तो अब देखते हैं,
फिर क्या करते हैं मेंडल ने गोल लक्षण को कैपिटल आर, झुर्रीदार को यानी गोल को कैपिटल आर, झुर्रीदार को स्मॉल आर, पीले को कैपिटल वाई और हरे को स्मॉल वाई से निरूपित करते हैं। जैसे अभी मैं बताया कि लंबे को टी, बौने को स्मॉल टी। ये केवल आपको जानकारी के लिए वो एक सिंबल दिए हैं जानकारी के लिए। तो मेंडल ने ये दिया कि मतलब नामकरण कर दिए कि अगर आर लिख देंगे तो आप जान जाएंगे कि यह गोल बीज है, अगर स्मॉल आर लिख दिए तो झुर्रीदार बीज है, या कैपिटल वाई लिख दिए तो पीला हो गया, स्मॉल वाई लिख दिए तो हरा हो गया। तो अतः इसे कह सकते हैं कि कैपिटल वाई कैपिटल आर तथा स्मॉल वाई स्मॉल आर के बीच संकरण हुए। जबकि आपको पता है क्रोमोसोम के द्वारा जब संकरण के होते हैं तो ये दो के रूप में रहते हैं, एक्स वाई के रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसीलिए डबल डबल यहाँ दिया गया है, डबल वाई डबल आर, यानी दो कैपिटल वाई दो कैपिटल आर, दो स्मॉल वाई दो स्मॉल आर। अब देखते हैं इस प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकलता है। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि, अब प्रयोग तो हमको लगता है आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं भी समझ में आएगी तो फिर थोड़ा सा बुक आप देख लीजिएगा, फिर इसके बाद कमेंट करिएगा, आपको बताया जाएगा। अब इसका निष्कर्ष हम देखते हैं। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि गोल लक्षण झुर्रीदार लक्षण पर तथा पीला लक्षण हरे लक्षण पर प्रभावी था, जो अभी मैं बताया अभी, यहाँ देख लीजिए। ये कह रहा है कि गोल लक्षण झुर्रीदार पर और पीला लक्षण हरे पर प्रभावी था, इसीलिए यहाँ क्या निकला, गोल और पीला। ये निष्कर्ष आ रहा है, जिसके कारण F1 पीढ़ी में समस्त पौधे गोल पीले बीज धारण करते हैं। यहाँ आपने देखा, अभी आपको यहाँ देखे हैं, ये निष्कर्ष भी यहाँ बता रहा है। कारण क्या है कि गोल लक्षण झुर्रीदार पर प्रभावी पड़ गया और पीला लक्षण जो है हरे पर प्रभावी पड़ गया। तो इसी कारण पहली पीढ़ी में जो भी पौधे बने उसके गोल और पीले बीज धारण करते हैं, जबकि दूसरी पीढ़ी में चारों लक्षणों द्वारा स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन के कारण प्रत्येक जोड़ी के बीपीआरसी लक्षण दूसरी जोड़ी के बीपीआरसी लक्षणों से अलग स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। फिर से देख लेंगे, दूसरी पीढ़ी में चारों लक्षणों द्वारा, जो चार लक्षण ये गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार हरे, इसको कह रहा है कि चारों लक्षण द्वारा स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन के कारण प्रत्येक जोड़ी के बीपीआरसी लक्षण दूसरी जोड़ी के बीपीआरसी लक्षण से अलग स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। इसलिए अतः मटर के बीजों का रंग एवं आकृति दोनों स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। इसीलिए मतलब बीजों का रंग और आकृति, रंग क्या हो गया, गोल पीला, गोल रंग हो गया और सारी पीला, आकृति गोल, ये कह रहा है कि दोनों स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। इसी कारण युग्मक निर्माण के समय मटर के बीजों के, युग्मक निर्माण के समय मटर के बीजों के गोल या झुर्रीदार लक्षण के जीन के बारे में आपको मैं बताया था। जीन के चैप्टर को आपने पीछे पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा। ये जीन को आपको याद रखना है, यही लक्षण मेंडल का जा रहा है। झुर्रीदार लक्षण के जीन एवं बीजों के हरे या पीले लक्षण के जीन स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन करते हैं। इसके फलस्वरूप F1 संकर से कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई बनते हैं। ये इसको समझ लेंगे, समझ में आ रहा है।
स्मॉल आर क्या बनते हैं, झुर्रीदार। ये कैपिटल आर गोल हो गया और कैपिटल वाई पीला हो गया। ये झुर्रीदार हो गया और ये हरा हो गया। ये जो है गोल हो गया और हरा हो गया। इस तरह से ये स्मॉल आर झुर्रीदार हो गया और हरा हो गया। यानी इसको आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। समझने के लिए आप अपना लिख लीजिएगा। बनते हैं ये 4 प्रकार के युग्मक संयोगी रूप से समेकन करने पर F2 पीढ़ी में यानी दूसरी पीढ़ी में 9 संबंधे 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 के अनुपात में 4 प्रकार के संयोग बनाते हैं। बात समझ में आ गई? फिर देख लेंगे यहाँ 9 संबंधे 3 संबंधे। ये आपको याद रहना चाहिए। अगर एक संकर क्रॉस में यदि अगर आप 3 संबंधे 1 का अनुपात भी अगर बता देते हैं तो वो मान्य है, लेकिन उसका जो मूल अनुपात है तो वो है 1 संबंधे 2 संबंधे 1 का। उसी तरह से द्विसंकर क्रॉस का अगर आप जहाँ देख लेंगे, इसको याद रख लेंगे कि जहाँ भी आपको 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 अगर आ जाता है तो यह जान लीजिएगा कि ये क्या है, द्विसंकर क्रॉस है। क्या है यह? द्विसंकर क्रॉस है। तो ये 3 संबंधे 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 के अनुपात में 4 प्रकार के संयोग बनते हैं और इसी को जो है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम कहते हैं। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम कहते हैं। ये आपको बना लेंगे। चार्ट देख रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। ये सब आप लंबे हरे ये प्रदर्शित करता है। ये कक्षा 10 की किताब से बनाया गया है और इसको आप बना लेंगे जानकारी के लिए, और जानकारी का बना करके आप अपनी बुक पर नोट कर लेंगे। इस तरह से ये जो है व्युत्क्रम संकरण और द्विसंकरण ये समाप्त होता है। इसके बाद जो आपको मिलेगा बहुसंकरण, यानी इसमें तो 2 जोड़ी को किया, उसमें इसके बाद जो है उन्होंने बहुसंकरण कई चीज़ों को जो है समाहित करके उन्होंने प्रयोग किया है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद।